नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और लास्ट में आपका कितना स्कोर रहा प्लीज़ वो भी बताइएगा। यहाँ पर मैंने 17 क्वेश्चन डिटेल में लिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन की डिटेल हम करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज सिचुएटेड इन। तो टॉम्ब शेर शाह सूरी जी का कहाँ पर था? तो आपको पता होगा कि मुग़ल साम्राज्य को इन्होंने बीच में हिला दिया था। बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं को इन्होंने 2 बार पराजित किया और उसके बाद हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। उसके बीच में शेर शाह सूरी और उनके पुत्र ने शासन किया था। बाद में हुमायूं आकर इनके पुत्र को हरा देते हैं और अपनी गद्दी को वापस लेते हैं। फिर से मुग़ल साम्राज्य चलने लग जाता है। तो मतलब मुग़ल साम्राज्य को बीच में हिलाने वाले थे शेर शाह सूरी। उन्होंने खुद राज किया वहाँ पर, तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। इन्होंने जीटी करनाल रोड, आपने जो सुनी होगी जीटी रोड, इसको बनवाया था। आपने ये भी सुना होगा 1 रुपये का सिक्का इन्होंने ही चलन में लाए थे, सबसे पहली बार इन्होंने ही चलवाया था। तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो डी ऑप्शन सासाराम में लोकेटेड है। आपको याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए शाहजहां का, बहुत बार पूछा गया और अभी पूछा गया था हाल में, तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है, शाहजहां का टॉम्ब कहाँ पर है, तो आपको आंसर लगाना है आगरा में। अगर आपसे अकबर का पूछा जाए तो आप क्या कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे सिकंदराबाद में। अगर आपसे बाबर का पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? काबुल में। हुमायूं का पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? दिल्ली में। और अगर जो आपसे औरंगजेब का पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? औरंगाबाद में। ये सारे मकबरे आपको याद रखने हैं, कोई सा भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला। तो कुंभ मेले से कौन सी इसमें से सिटी रिलेटेड है? आपको पता होगी 4 सिटी रिलेटेड है, मैं आपको आगे बताता हूं। अब यहां पर आंसर आप डायरेक्टली देख लीजिए, उज्जैन है। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में, जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां पर मैंने लिख रखा है। तो 4 जगह, इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज कह रहे हैं, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला होता है। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज आप कह सकते हैं अब। तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पर कुंभ मेले को मनाया जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम की जगह पर जो हमारा कुंभ मेला है मनाया जाता है। अगला हरिद्वार की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर मनाया जाता है कुंभ को। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे ही मनाया जाता है हमारा कुंभ। और उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ये, यहाँ पर भी कुंभ मनाया जाता है। 12-12 साल के अंतराल में कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ द डिसीज डेट आर स्प्रेड बाय एयर। एयर के द्वारा कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है? तो देखिए यहां पर कॉलेरा तो नहीं फैलता, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। आगे बात करें, टीबी फैलती है, एयर से फैल जाती है। निमोनिया एयर से फैलता है। फ्लू ये भी एयर से फैलता है, मतलब इन्फ्लुएंजा। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। आगे चेक कर लें तो देखिए, वाट इससे एयर से तो नहीं फैलता। कॉमन कोल्ड और कफ ये दोनों एयर से फैल जाते हैं, लेकिन सी ऑप्शन वाट की वजह से गलत हो जाता है। एड्स एयर से नहीं फैलता, टाइफाइड भी एयर से नहीं फैलता और निमोनिया तो एयर से फैलता है। तो इन दोनों की वजह से डी ऑप्शन गलत हो जाता है, बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया डेट ह्यूमन इंटरफेरेंस इज प्रोहिबिटेड। तो ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस प्रोहिबिटेड है, मतलब वहां पर ह्यूमन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे भैंसों को चराना हो गया, जैसे कि वहाँ से लकड़ी को बीनना हो गया, ये सारे काम वो अपने नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन को प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर नहीं कर सकते। अब नेशनल पार्क कौन कौन से, तो देखिए इसके लिए आपको रेगुलर मेरी करंट अफेयर की वीडियो फॉलो करनी पड़ेगी, यकीन मानिए।
सिर्फ आप 2 महीने फॉलो कीजिए, सिर्फ 2 महीने, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। आपका जो आने वाला रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आपको पता होगा मॉडिफिकेशन लिंक पड़ चुका है, मतलब अब हाल ही में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ऐसा आसार लगाए जा रहे हैं। वैसे तो 3 साल हो चुके हैं, अभी तक डेट नहीं आई, लेकिन आसार है कि अब जल्द होगा शुरू। तो आपको उसके लिए तो यकीन मानिए बहुत बेनिफिट होगा। एनटीपीसी का सीबीटी 2 होना है, जो भी मैं करा रहा हूँ ना करंट अफेयर, उससे बाहर नहीं आने वाला। करंट अफेयर स्टैटिक वहीं पे पूरा फंसा दूंगा। उसके बाद मैं एनटीपीसी के स्पेशल क्लासेस भी आपको दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कीजिए, बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। याद करने की आपको टेंशन ही नहीं लेनी। 10 दिन आप एक लाइन को पढ़ेंगे तो आप सिंपल सी बात है, याद ही हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके का मेथड मैं वहाँ पर अप्लाई करता हूँ, आप ज़रूर याद कीजिए। और नेशनल पार्क वगैरह सारे वहाँ पर रेगुलर में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कौन सा इनमें से रिलेटेड नहीं है, मतलब डांस दिए गए हैं, अब बताइए कि कौन सा नहीं है। गोतीपुआ, अब सुना ही नहीं है तो चलिए छोड़िए इसको। अगला गणेश चतुर्थी, बिल्कुल ये सुना है, बहुत सारी फिल्मों में देखा भी है, रंग वगैरह से बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, तो ये रिलेटेड है। तमाशा वहाँ का एक डांस है, फोक डांस है, बिल्कुल सही बात है। और पैठानी भी वहाँ का एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि वहाँ से रिलेटेड है। हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ का एक ट्रेडिशनल साड़ी है पैठानी, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। लेकिन गोथीपुआ ये उड़ीसा से रिलेटेड है, ये जो डांस है ये कहाँ से रिलेटेड है, उड़ीसा से। तो उड़ीसा आंसर है, तो मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बोला गया है महाराष्ट्र से जो रिलेटेड नहीं है वो बताओ, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब महाराष्ट्र के यहाँ पर बात की गई है, तो मैंने महाराष्ट्र के थोड़े डांस लिख दिए, देख लीजिए। ढांगरी गाजा और खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस और तमाशा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट एट द 2019 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा, भारत ने 2019 में किसको बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में, जो हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है उस दिन। तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिनका नाम है सिरिल रामापोसा। सिरिल रामापोसा को साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको 2019 में रिपब्लिक डे पर भारत ने बुलाया था। वैसे भारत के इस साल कब किसको बुलाया था, मतलब 2021 में, तो 2021 में बोरिस जॉनसन को बुलाया जा रहा था, लेकिन वो आए नहीं थे। ये कौन है, ये ब्रिटेन के मतलब यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने आने से मना कर दिया था कि कोविड-19 का सब रीजन चल रहा था, कोई वैसा रीज़न नहीं है। तो 2019 में सिरिल रामापोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, और जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था 2020 में। ये कौन है, तो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा व्हेन वाटर सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन इट। मतलब वाटर में कुछ कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया जाए। देखिए, अगर आप पानी में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, और ये बी तो होगा ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ये भी हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज तो नहीं होगा, मतलब यहाँ ए और सी दोनों में फंसा दिया। मतलब हमें फ्रीजिंग पॉइंट भी पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट रिवर्स होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब देखिए घटना कहाँ पर है, तो यहाँ बोल रहा है ओनली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मतलब बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ही इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज तो नहीं करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो वैसे ये इससे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसिंग, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, यही आंसर है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेंसेज यूज्ड एज क्योर मायोपिया। तो दो होते हैं, एक मायोपिया और एक हाइपर मेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्योर करने के लिए कॉनकेव का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स का यूज हाइपर मेट्रोपिया में किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज रिलेटेड टू मार्केट रेगुलेटरी मीजर्स इन
मिडाइवल इंडिया, तो मिडाइवल इंडिया के समय पर किसने मार्केट रेगुलेटरी मीजर्स को अपनाया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, लेकिन फेमस तो पद्मावती से ही हुए हैं। तो इन्होंने मार्केट रेगुलेटरी मीजर्स को स्टार्ट किया था, मतलब रेगुलेट किया था, और इन्होंने ही जो परमानेंट मिलिट्री है उसको रखना शुरू कर दिया था, मतलब सैलरी पर मिलिट्रीज मतलब आर्मी को अपनी रखने लग गए थे। ठीक है, आगे बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो आंसर पूछा जा रहा है कि सिस्टम डायरकी का भारत में किस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बात करें, नेप्थलीन बॉल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। नेप्थलीन बॉल थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस करती है, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। तो जब सॉलिड ये से खुला रखा जाएगा तो रिएक्शन कर करके ऑक्सीजन से ये उड़ती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशो? तो चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है? मतलब जो बच्ची हैं, बच्चियां हैं फीमेल्स में और उनकी मेल्स, उन दोनों के बीच का 1000 में रेशो देखते हैं। जब हम नॉर्मली देखते हैं कि सेक्स रेशो क्या है, तो हम थाउजेंड्स में कंट्रोल करते हैं, कवर करते हैं। तो 1000 वाला देखते हैं कहाँ पर, 1000, 100 ये तो नहीं होंगे, ये दोनों 100 वाले हैं, तो ये तो 100 से थोड़ी ना देखते हैं, 1000 से। तो दो ऑप्शन में से हो सकता है। अब एज ग्रुप पता होना चाहिए, तो चाइल्ड सेक्स रेशो का एज ग्रुप होता है 0 से 6 साल। तो यहां पर बी ऑप्शन सही लग रहा है, इसी को लगाना है। मतलब नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल में, और वैसे भी आप चेक कर सकते, नंबर ऑफ मेल यहां चेक कर रहा है नहीं, हमेशा नंबर ऑफ फीमेल को 1000 मेल में चेक किया जाता है। तो उससे भी आप आंसर बी तक पहुंच सकते थे। ठीक है, और 0 से 6 साल की आप कैटेगरी याद रखिएगा, चाइल्ड सेक्स रेशो में देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वाज रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च एंड बाय हुम? तो रॉलेट सत्याग्रह को 1919 में, क्योंकि रॉलेट का जो रॉलेट एक्ट है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 1919 में। तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन 1919 का है, महात्मा गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी नहीं है कोई और, मतलब महात्मा गांधी जी के अलावा ऑप्शन भी नहीं है कोई और। डैश क्रॉपिंग रेफर्स टू। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन लेकर कहाँ आया हो, तो मैं आपको बता दूं एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, उन्हीं एग्जाम से ये क्वेश्चंस आए हैं। मतलब मैंने सेल्फ मेड नहीं है, लेकिन सारे एसएससी के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जो हाल ही में पूछे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश क्रॉपिंग रेफर्स टू ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ क्रॉप को उगाया जाता है एक ही पीस पर, एक ही मतलब लैंड पे उगा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग। और इंटर क्रॉपिंग लिखा हुआ है लास्ट में, तो ये क्या होगा? जैसे इतने लेयर पर तो हमने कोई उगाया, कोई एक खेत उगाया, फिर इतने में दूसरा, फिर इतने में तीसरा, तो मतलब पार्ट बना दिए गए, इसमें ये उगाया, इसमें ये उगाया, इसमें कुछ और उगाया। तो इस तरीके से पार्ट बना के हम करते हैं इंटर क्रॉपिंग में। और मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? जिसमें हम एक खेत में रैंडमली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, एक खेत में रैंडमली हम यहाँ पर गेहूं डले हैं और बीच बीच में हमने चने के डाल दिए, इस तरीके से हमने उगाया है, तो इसको कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वीट और ग्राम, वीट और मस्टर्ड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट को उगाया जा सकता है एक साथ। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो आपको पता होगा नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारे भारत का कौन है? जो डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन है, वो है। कहाँ मिलती है? गंगा रिवर में आपको ये मोस्टली मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट कौन सी है? तो आप सोच सकते हैं, बैंकिंग आपने सुना होगा, पीएमसी, अगर लिंक करना चाहे, अगर आपको ना पता हो, पीएमसी बैंक सुना था, जिसका जो दिवालिया हो गया था रातों रात, हाँ सुना होगा। तो महाराष्ट्र में हुआ था, तो क्या वहां का जो चुनाव हुआ था, स्टेट का जब चुनाव हो रहा था, तो ये मुद्दा बना
नहीं बना। लोग किसको घेर रहे थे? मोदी जी को। तो मतलब ये स्टेट लिंक से स्टेट की लिस्ट में नहीं आता, ऐसे लिंक कीजिए। डिफेंस तो आपको पता है मोदी जी आगे रहते हैं। और पुलिस छोड़िए अगर आपको नहीं पता। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट में मोस्टली जो कवर रहता है वो माफ कीजिएगा, यूनियन का ही रहता है। यहां पर पुलिस है। पुलिस देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश कंट्रोल कर रही है, वेस्ट बंगाल की पुलिस वेस्ट बंगाल कंट्रोल कर रही है। आप देख भी सकते हैं वेस्ट बंगाल की पुलिस की जो कमिश्नर थे, आई थिंक कमिश्नर थे, तो हाल ही में हुआ था ऐसा कोई कुछ इवेंट जिसमें कमिश्नर को बुलाया गया था कि आइए भाई। कमिश्नर थे, एसपी थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ही ले लिया। मतलब उनका हाल ही में उसी टाइम पर रिटायरमेंट था, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और जाके अब पर्सनल सेक्रेटरी बन गए हैं ममता बनर्जी जी के। तो मतलब पुलिस किसके अंडर में है? स्टेट के अंडर में है। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में है, तो स्टेट लिस्ट में पुलिस आती है। अगर आपको आंसर ना पता हो तो ऐसे लिंक कीजिए चीज़ों को, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया कैरीड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय कौन वायसराय थे ब्रिटिश के? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग थे, 1911 में उन्होंने निरस्त भी कर दिया था इसको। ठीक है, चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाइएगा। अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर की वीडियो देखना ना भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बनाई जाती है वो। धन्यवाद।